चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात शुरू की थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो कितने टाइप की फोर्सेस? चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया फोर्सेस को। नाम क्या क्या है उनके? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनकी कुछ बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। न्यूक्लियर फोर्सेस की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फिलहाल। न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती हैं। दे आर वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत कम डिस्टेंसेस पे लगती हैं। वहीं ये फोर्सेस लॉन्ग रेंज होती हैं। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो फोर्सेस हमें डील करनी पड़ती हैं वो या तो ग्रेविटेशनल होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जिन फोर्सेस से हमें डील करना है तो वो हैं ये 5 फोर्सेस। पूरा चैप्टर इन 5 फोर्सेस के बारे में है। पूरा चैप्टर इन 5 फोर्सेस के बारे में है। नाम क्या क्या है इन फोर्सेस के? फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहली, दूसरी नॉर्मल फोर्स, तीसरी टेंशन फोर्स, चौथी स्प्रिंग फोर्स और पांचवी फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा नहीं है कि यही 5 फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस और भी होती हैं, बट अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम केवल इन 5 फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहली 3 तो अभी हम डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में, और बाद में हम स्प्रिंग फोर्स पे आएंगे कुछ टाइम के बाद। और फ्रिक्शन इतनी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है कि हम उसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे अलग से। तो ये पूरा चैप्टर इन 5 फोर्सेस की स्टडी है। इनको समझना, इनके बिहेवियर को समझना, इनके नेचर को समझना, फिर इक्वेशन में उनका यूज करना, इक्वेशन बनाना, न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन बना के उसको इस्तेमाल करना, ये सब हम अभी आज की क्लास में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके इन 5 में से पहली 3 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। पहली 3 के बारे में, अभी इन दोनों को बाद में देखेंगे, स्प्रिंग और फ्रिक्शन को बाद में देखेंगे, बट फिलहाल पहली 3 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली फोर्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमको एक्सपीरियंस होती है, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। So what is force of gravity and how much it acts on the object and in what direction does it act? ये सारी बातें हमें सीखनी है आज। What is force of gravity? So force of gravity is the force applied by entire earth on the objects kept near its surface. अब आपको पता है अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो अगर ये एंटायर अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई पर्सन है, कोई पर्सन इस अर्थ की सरफेस पे खड़ा है, तो एंटायर अर्थ जिसका मास है एमई, कैपिटल एमई, क्या है बेटा ये कैपिटल एमई, मास ऑफ द एंटायर अर्थ। इस पर्सन का मास है स्मॉल एम। रेडियस ऑफ द अर्थ है आर ई। तो ये एंटायर अर्थ समझ रहे हैं, पूरी की पूरी अर्थ, कोई छोटा पार्ट नहीं अर्थ का, एंटायर अर्थ जिसका मास है एमई,
एमी बहुत बड़ी वैल्यू है। रेडियस है अर्थ का आरी, और इस अर्थ के नजदीक में ये पर्सन खड़ा है स्मॉल एम मास का। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये एंटायर अर्थ इस पर्सन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और किस तरफ लगाएगी, उसको अपनी तरफ लाना चाहेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो एंटायर अर्थ के द्वारा इस पर्सन पर लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई पर्सन यहां खड़ा है अर्थ पे, तो क्या वो टपक जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए ये डाउनवर्ड नहीं है, उसके लिए ये डाउनवर्ड है। अर्थ स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की है। अगर आप यहां खड़े हैं अर्थ के, तब आपके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है। अगर आप यहां खड़े हैं अर्थ के, तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है आपके लिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस पर्सन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है। वहीं ये वाला पर्सन क्या वैसे टपक जाएगा नीचे? उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है। ये वाले पर्सन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है। मतलब जब मैं बोलूंगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का मतलब क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? Force of gravity is the gravitational force applied by entire earth on the object kept near its surface. समझ रहे हैं? अब जैसे सन है, सन भी मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, बट वो इतनी कम है कि उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है ज्यादा मुझ पर, बट लगा तो रहा है। बट एंटायर अर्थ और एंटायर सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और वो अच्छे खासे मैग्नीट्यूड की है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कौन सा लॉ गवर्न करता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। नाम क्या है उस लॉ का? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था? अगर m1 मास है, m2 मास है, r दूरी है, तो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उन मासेस के बीच? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर m1 की जगह है me, m2 की जगह है स्मॉल m, और स्मॉल r की जगह है re। ज्यादा डिटेल हम ग्रेविटेशन में सीखेंगे, जब बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तब डिटेल में सीखेंगे। बट अगर इस m मास के पर्सन पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एंटायर अर्थ अगर मुझे निकालनी है, इसको मैं एफ जी बोल दूं, इट बी कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू बताई थी कल मैंने इसकी, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। व्हाट इज एम ई? मास ऑफ एंटायर अर्थ। व्हाट इज आर ई? रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, किसी को रेडियस ऑफ अर्थ की अप्रॉक्स वैल्यू पता है? मास ऑफ द अर्थ की तो याद नहीं करनी होती, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ की पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है। रेडियस ऑफ अर्थ की अप्रॉक्स वैल्यू। वैसे अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पता है ना आपको। इक्वेटर पे बल्जिंग आउट है, पोल्स पे थोड़ा फ्लैटर है। फ्लैटर होने का मतलब पोल्स पे रेडियस कम होता है, इक्वेटर पे रेडियस थोड़ा ज्यादा है। अप्रॉक्स रेडियस पूछ रहा हूं मैं अर्थ का। हाँ, क्या?
और किसी को नहीं पता? रेडियस ऑफ द अर्थ की अप्रॉक्स वैल्यू 2000, क्या 2000 किलोमीटर? नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ की अप्रॉक्स वैल्यू आगे से याद रखनी है, याद रखने लायक डेटा है बेटा, ये याद रखने लायक डेटा है, काम आएगा हमारी पढ़ाई में, आगे भी यूज होगा। रेडियस ऑफ अर्थ की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में याद रखेंगे कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ की अप्रॉक्स वैल्यू? 6400 किलोमीटर। इक्वेटर पे थोड़ी ज्यादा होती है इससे, पोल पे थोड़ी कम होती है इससे, बट अप्रॉक्स वैल्यू ऑन द एवरेज कितनी है? 6400 किलोमीटर। याद रखना बेटा ये डेटा, ये फैक्ट याद रखना है, जनरल नॉलेज है ये, एक तरीके से याद रहेगा। तो कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी तो कांस्टेंट ही है, ऐसा नहीं है मास चेंज हो रहा है अर्थ का, घट रहा है या बढ़ रहा है। हाँ, थोड़े बहुत एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं स्पेस से जिससे मास थोड़ा बढ़ता है, पर सैटेलाइट भी हम भेजते हैं यहाँ से स्पेस में, तो मास घट भी जाता है। तो ऑन द एवरेज मास ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, और आर ई भी कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट्स मिलके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, और उस कांस्टेंट को आप जानते हैं, सब जानते हैं, पढ़ा है आपने वो कांस्टेंट। ऐसे नहीं पढ़ा होगा लेकिन रट्टा मारा है आपने 8, 9, 10 में। नाम बोलिए उस कांस्टेंट का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू कितनी होती है उस कांस्टेंट की? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुना है? कहां से आता है ये वैल्यू? यहां से। जब पुट करेंगे यहां कैपिटल जी, कैपिटल एम ई और आर ई की वैल्यू, तो निकल के कितनी आ जाती है? करीब 9.8 ऐसा यूनिट में। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी। स्मॉल जी का नाम बोलिए बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत बार क्या करते हैं ना बेटा स्टूडेंट, ग्रेविटी ग्रेविटी बोलते रहते हैं, स्मॉल जी इज ग्रेविटी, स्मॉल जी इज ग्रेविटी, स्मॉल जी इज ग्रेविटी। नहीं, ग्रेविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेविटी इज अ फिनोमिना, ग्रेविटी इज अ फिजिकल फिनोमिना। बहुत बार स्टूडेंट के मुंह से सुनता हूं मैं, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। नहीं, ग्रेविटी की कोई वैल्यू का मतलब नहीं है। 9.8 किसकी वैल्यू है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी नहीं। वैल्यू कितनी है इसकी अप्रॉक्स? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए काफी बार क्या ले लेते हैं हम इनको, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे से मुझे सुनना नहीं है किसी के मुंह से ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसकी वैल्यू है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बेटा। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फिजिकल फिनोमिना है। और कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है। हाँ, कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ही स्मॉल जी हो जाता है। स्मॉल जी के अंदर कैपिटल जी इन्वॉल्व है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है किसी ऑब्जेक्ट पे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल जी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है बेटा ये? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है बेटा इसकी? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बोलना और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ बोलना एक ही बात है, क्योंकि ज्यादातर बार हम ये ऐसे स्फेरिकल शेप
में नहीं लेंगे अर्थ को, होती स्फेरिकल शेप है लेकिन हमको नजर नहीं आती ना, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा है, तो हमको ऑलमोस्ट कैसी नजर आती है अर्थ, फ्लैट। आप रोड पे जाके खड़े हो तो क्या रोड कर्व नजर आती है? रोड ऑलमोस्ट क्या नजर आती है? या ग्राउंड कैसा नजर आता है? ऑलमोस्ट फ्लैट। तो फ्लैट होता नहीं है, वैसे कर्व्ड है, क्योंकि एंटायर अर्थ स्फेरिकल है। लेकिन अर्थ पर खड़े होके ही अर्थ की किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को मैं देखूंगा तो मुझे अर्थ का ग्राउंड कैसा दिखेगा? ऑलमोस्ट फ्लैट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहां ग्राउंड पे रखी हुई है और मैं इसको देख रहा हूं, मास इसका स्मॉल एम है, तो इस पर कौन सी फोर्स लगेगी बेटा? कौन सी फोर्स लगेगी इस पर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किस डायरेक्शन में दिखाऊंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी? वर्टिकली डाउन। मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा उसका? mg, जो भी उसका मास होगा इंटू स्मॉल जी। अब बेटा एक टर्म है, मास फिजिकल क्वांटिटी से हम फेमिलियर हैं, mg। mg को वेट भी बोला जाता है इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या होता है डे टू डे लाइफ में हम वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बल्कि केमिस्ट्री में भी ऐसा करते हैं। केमिस्ट्री में भी वेट और मास एक ही बात लेते हैं, बट फिजिक्स में वेट और मास सेम चीज नहीं है, रिलेटेड है बट सेम नहीं है। मास रिप्रेजेंट मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, वहीं वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट की यूनिट है न्यूटन, मास की यूनिट क्या थी? केजी। मास की ऐसा यूनिट क्या थी? केजी। वेट की ऐसा यूनिट केजी नहीं है, वेट की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट इज न्यूटन, वहीं मास की ऐसा यूनिट इज केजी। तो होता क्या है बेटा डे टू डे लाइफ और केमिस्ट्री में, क्योंकि हम मास और वेट इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, तो हमारी आदत खराब हो जाती है बहुत बार। फिजिक्स में इस आदत को सुधारना है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट दोनों अलग अलग हैं। मास की यूनिट अलग है, वेट की यूनिट अलग है। मास की ऐसा यूनिट केजी है, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन है। जैसे आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदी आपने, उसने वजन किया सब्जी को, 2 किलो सब्जी हुई, तो आप बोलते हैं वेट, सब्जी का वेट 2 किलो है, 2 किलोग्राम है। बट एक्चुअली में आप वेट मीन नहीं कर रहे होते हैं, आप क्या मीन कर रहे होते हैं? मास। अगर वेट बोलेंगे तो 2 kg इंटू 9.8 या 10 करना पड़ेगा। 2 kg का वेट, 2 kg मास का वेट करीब 20 न्यूटन होगा। तो फिजिक्स में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज नहीं करेंगे, खासकर फिजिक्स में। वेट अलग है, मास अलग है, रिलेटेड है आपस में लेकिन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट भी अलग अलग है। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा? मैग्नीट्यूड क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और डाउनवर्ड। लिखेंगे इन दोनों बातों को, ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई acceleration due to gravity, mass of object into acceleration due to gravity। ये मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा है डायरेक्शन,
डायरेक्शन क्या है बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की? इट विल ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ और टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ और डाउनवर्ड। जब मैं अर्थ की सरफेस को फ्लैट इमेजिन कर रहा हूं, जो कि मुझे नजर आती है डे टू डे लाइफ में, तो मैं ग्रेविटी की फोर्स को किस डायरेक्शन लगाऊंगा? वर्टिकली डाउन। इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, है ना। नेचर क्या है बेटा इस फोर्स का? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस में से अगर बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आगे बढ़े। ये तो आसान थी पहली फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब थोड़ा मुश्किल है अगली दो। तो अगली फोर्स है नॉर्मल। नॉर्मल वर्ड का मीनिंग कोई बताएगा मुझे? अंग्रेजी का वर्ड है नॉर्मल। मतलब नॉर्मल सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में परपेंडिकुलर आता है। हाँ, नॉर्मल वर्ड का मीनिंग। हाँ, अब इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि सेम वर्ड विथ सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन की कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है। होता है ऐसा? होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बार। तो एक वर्ड है नॉर्मल। तो आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, मतलब आपकी लाइफ परपेंडिकुलर चल रही है, इसका ये मतलब होता है यहां पर। नॉर्मल वर्ड का एक मीनिंग क्या है? ठीक ठाक, सब सही चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, ये मतलब होता है एक नॉर्मल का। नॉर्मल का एक मीनिंग होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बट सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट मीनिंग एक दूसरी भी होती है इसकी। क्या होती है इसकी दूसरी मीनिंग? परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स में तो नॉर्मल की दूसरी मीनिंग है परपेंडिकुलर। तो दो मीनिंग है बेटा नॉर्मल की, नॉर्मल वर्ड की। अभी हम इनमें से कौन सा मीनिंग फिलहाल हम यूज करने वाले हैं? परपेंडिकुलर। जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं नाम है उसका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है, क्या होती है नॉर्मल फोर्स, किस डायरेक्शन में लगती है और कितनी लगती है, ये सारी बातें हमें करनी है। तो नॉर्मल फोर्स, सबसे पहली बात, वो किस टाइप की फोर्स है? जब मैं टाइप बोल रहा हूं तो चार में से एक नाम सुनना है मुझे। क्या है वो चार नाम? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर। तो कौन से टाइप की फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल। नॉर्मल इज ग्रेविटेशनल इन नेचर। क्या नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल होगी? नहीं। डे टू डे लाइफ में मात्र एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिखती है बेटा, जो कि हम पढ़ चुके हैं, विच वॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा जो भी फोर्सेस हमें नजर आती हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा डे टू डे लाइफ में, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर भी नहीं। तो नॉर्मल, सबसे पहली बात क्या है ये, किस टाइप की फोर्स है? नॉर्मल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की फोर्स। व्हाट इज नेचर ऑफ नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाज ग्रेविटेशनल इन नेचर। तो सबसे पहली बात नोट करेंगे नॉर्मल के लिए, नॉर्मल ठीक ठाक फोर्स नहीं है। ठीक ठाक से कोई मतलब नहीं है यहां, परपेंडिकुलर से मतलब होगा। कैसे? वो उसकी डायरेक्शन में नजर आएगा।
क्यों उसका नाम नॉर्मल पड़ा है? तो नॉर्मल फोर्स, सबसे पहली बात, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है नॉर्मल फोर्स. क्या होती है नॉर्मल फोर्स? जरा आप समझना स्टार्ट करें बेटा. जब भी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जब तक कांटेक्ट में नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है. जैसे मेरा हाथ और आपका गाल, मेरा हाथ न्यूट्रल है और गाल भी न्यूट्रल है. नेट चार्ज मेरे हाथ पे 0 है, गाल पे भी नेट चार्ज 0 है. तो अभी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है. लेकिन अभी भी कोई नहीं लग रही है. लेकिन जैसे ही गाल और हाथ कांटेक्ट में आते हैं तो गाल के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मेजरली इलेक्ट्रॉन्स, और हाथ के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मेजरली इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे तो उनके बीच की रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी. समझ रहे हैं क्या? तो नॉर्मल फोर्स कब लगती है? पहली बात, when two surfaces come in contact with each other, then normal force can act. तब नॉर्मल फोर्स लगना स्टार्ट करेगी. और कांटेक्ट में आने का मतलब है कि वो एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर घुसना चाहती है. एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर घुसना चाहती है, लेकिन उनमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो उनको एक दूसरे के अंदर नहीं घुसने दे रहे. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूं कि मैं हूं खड़ा ग्राउंड पे या आप खड़े हैं ग्राउंड पे. आपने पहने हुए हैं जूते. येलो कलर से ग्राउंड दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर से जूते दिखा रहा हूं. मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ग्रेविटी लग रही है मुझ पे. किस तरफ लग रही है ग्रेविटी? डाउनवर्ड. बट मैं डाउनवर्ड जा नहीं रहा हूं. क्यों नहीं जा रहा हूं डाउनवर्ड? क्योंकि एक दूसरी फोर्स लग रही है मेरे जूते के सोल पे. क्योंकि जब ये ग्रेविटी मुझे डाउनवर्ड ले जाना चाह रही थी, जमीन के अंदर घुसाना चाह रही थी, तो मेरे जूते के सोल के इलेक्ट्रॉन्स जमीन के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर घुसना चाहते हैं. तो जमीन के इलेक्ट्रॉन्स मेरे जूते के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? रिपेल. तो जरा बताइए, इस येलो ग्राउंड के द्वारा, ग्राउंड येलो है, ये ग्राउंड के एटम्स, ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेरे जूते के एटम्स या जूते के इलेक्ट्रॉन्स. तो मेरे जूते के एटम ग्राउंड के एटम्स के अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन वहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो ग्राउंड के एटम्स के द्वारा, ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा मेरे जूते के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन फोर्स लगेगी. तो किस तरफ लगेगी वो रिपल्शन फोर्स? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड. ग्राउंड अपवर्ड लगाएगा. ये जो फोर्स लगेगी ये कौन सी फोर्स है बेटा? दिस इज नॉर्मल. इस फोर्स को बुलाता है नॉर्मल. क्यों बोलते हैं इसे नॉर्मल? क्योंकि ये सरफेस के कितने एंगल पे लग रही है? कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री परपेंडिकुलर. इसलिए इस फोर्स को क्या बुलाता है? नॉर्मल.
इसका नाम नॉर्मल इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि ठीक ठाक फोर्स है। इसका नाम नॉर्मल इसलिए पड़ा है बिकॉज इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, इसका नेचर कैसा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है, बट अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? रिपल्सिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नॉर्मल के बारे में सीखने वाली है कि नॉर्मल इज रिपल्सिव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है, चार्जेस की वजह से लग रही है, बट उसके अलावा क्या है वो? रिपल्सिव। रिपल्सिव भी है, इट इज रिपल्सिव इन नेचर। तो नॉर्मल फोर्स कब लगेगी बेटा? when two surfaces come in contact with each other and the surface, one surface tries to go inside the other surface। एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के अंदर घुसना चाहती है तो उनके बीच रिपल्शन फोर्स लगने लगेगी, और यही रिपल्शन फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? नॉर्मल। ये किन्हीं भी दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आएंगी उनके बीच लग सकती है। जब आप अपने हाथ से दीवार को पुश कर रहे हैं, जब अपने हाथ से दीवार को पुश कर रहे हैं तो आपके हाथ के एटम्स दीवार के एटम्स के अंदर घुसना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंदर घुसने नहीं दे रहा। रिपेल कर रहा है ना आपके हाथ को दीवार। तो ये कौन सी फोर्स है बेटा? नॉर्मल। झापट भी लग रहा है तो कौन सी फोर्स लग रही है गाल और हाथ के बीच? नॉर्मल। समझ रहे हैं? तो हम नॉर्मल फोर्स से घिरे हुए हैं, लगातार नॉर्मल फोर्सेस को डील कर रहे हैं हम हर इंस्टेंट पे। नॉर्मल फोर्स अगर कब नहीं लगेगी मुझ पे? जब मैं छत से कूद जाऊंगा। तो अगर आपको कभी नॉर्मल फील नहीं करनी है, क्या करिए? छत से कूद जाइए, तब कोई नॉर्मल नहीं हो जाए होगी। लेकिन आप जमीन पे खड़े हैं, चेयर पे बैठे हैं, नॉर्मल लग रही है नहीं लग रही है आप पर? लगातार नॉर्मल लग रही है आप पे। तो डायरेक्शन क्या है नॉर्मल की? डायरेक्शन बोलिए बेटा। डायरेक्शन, इट एक्ट्स पर, नाम में ही उसकी डायरेक्शन छुपी हुई है। एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। बट इंपॉर्टेंट है उसके बाद की बात, ये जमीन के द्वारा मेरे जूते पर जो नॉर्मल लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लग रहा है, बट गोइंग इनसाइड द शू, अवे फ्रॉम द शू या इनसाइड द शू? इनसाइड। गाल और हाथ जब कांटेक्ट में आ रहा है तो हाथ के द्वारा गाल पर जो नॉर्मल लगेगा वो इनसाइड द गाल लगेगा। तो ये तो मारेंगे तो इधर को जा रही है ना गर्दन। तो फोर्स जो लग रही है हाथ से गाल पर वो इनसाइड द सरफेस लग रही है, इनसाइड द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रिपल्सिव तो है, और डायरेक्शन क्या होती है नॉर्मल की? इट इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, गोइंग इनसाइड द सरफेस, going inside the surface, perpendicular to the contact surface, going inside the surface। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड। अब आखिरी बात इसके बारे में, इसका मैग्नीट्यूड। तो भाई मैं खड़ा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वेट, मेरा मास है 70 kg। तो मेरा ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही है बेटा? कितने न्यूटन?
जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, कितनी लग रही है? 700 न्यूटन m इंटू जी। बट मैं जमीन के अंदर नहीं घुस रहा हूं, तो कोई दूसरी फोर्स मेरी 700 न्यूटन की ग्रेविटी को बैलेंस कर रही होगी, और वो फोर्स क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल कितनी लग रही है मुझे मेरे पांव पे जमीन से? 700 न्यूटन ही लग रही है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ ली, ये ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ ली, इस ऑब्जेक्ट के बिना मेरा मास था 70 केजी, अब मेरा मास हो गया 72 केजी। तो अब ग्रेविटी कितनी लगने लग गई मुझ पे? 720 न्यूटन। तो जमीन से नॉर्मल कितना लग रहा होगा? वो भी 720 न्यूटन। नॉर्मल ने अपने आप को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। नॉर्मल ने अपने आप को चेंज कर लिया। तो नॉर्मल फोर्स की सबसे बड़ी खासियत है उसका मैग्नीट्यूड। नॉर्मल एक फिक्स मैग्नीट्यूड का नहीं लगता। ग्रेविटी क्या होती है? किसी गिवन ऑब्जेक्ट पे फिक्स मैग्नीट्यूड की लगती है, लेकिन नॉर्मल हमेशा फिक्स मैग्नीट्यूड का होना जरूरी नहीं है। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल इज सेल्फ एडजस्टिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल है सेल्फ एडजस्टिंग, चेंज हो सकता है, अपने आप को बदल सकता है नॉर्मल। ग्रेविटी ऐसी नहीं है ना, ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की नहीं है। नॉर्मल फोर्स अपने आप को क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है, अपने मैग्नीट्यूड को ज्यादा कर सकती है या कम कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। बस क्या चाहती है नॉर्मल फोर्स, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सीखेंगे कुछ टाइम के बाद जब हम कंस्ट्रेंट मोशन सीखेंगे। तो अभी इन चार बातों पे फोकस करिए। नेचर क्या है बेटा नॉर्मल फोर्स का? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बाकी रिपल्सिव है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, गोइंग इनसाइड द सरफेस। और लास्टली मैग्नीट्यूड क्या है बेटा नॉर्मल का? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को बदल सकती है। ये समझ रहे हैं क्या? समझे? बढ़ो आगे। तीसरी फोर्स कौन सी है? तीसरी फोर्स टेंशन। टेंशन फोर्स ऑफ टेंशन। जरा सीखे बेटा टेंशन फोर्स को। तो इमेजिन करिए एक ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पे। बताइए ब्लॉक का कुछ मास है m, लग रही है ब्लॉक पर कोई फोर्स? कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी। सबसे पहले ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। क्या केवल ग्रेविटी लग रही है इस पर? ग्राउंड उस पर नॉर्मल भी लगाएगा, वरना जमीन के अंदर घुस जाता हो। जमीन के अंदर तो घुस नहीं रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स बैलेंस कर रही है ग्रेविटी को। कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है ग्रेविटी को? नॉर्मल। इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक लगा बेटा नॉर्मल, इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जमीन ने रिपेल किया, जमीन ने ब्लॉक को क्या किया? रिपेल किया, अपने से दूर धक्का दे रही है वो ब्लॉक को। अब ये है रस्सी। रस्सी समझते हैं? रस्सी भी एटम से मिलके बनी है, रस्सी भी एटम से मिलके बनी है। अब रस्सी का एक एंड
मैंने ब्लॉक पे बांध दिया है और दूसरे एंड को मैंने पकड़ा है, दूसरे एंड को मैंने पकड़ा है। अब मैं दूसरे एंड को अपनी तरफ खींच रहा हूं, दूसरे एंड को क्या कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ खींच रहा हूं। दूसरे एंड को अपनी तरफ खींचूंगा तो इस रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं या घटाने की कोशिश कर रहा हूं, बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, नॉर्मल में क्या हो रहा था, नॉर्मल में एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल। यहां पर एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जा रहा हूं मैं या नजदीक ला रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, तो एटम्स क्या करने लगेंगे एक दूसरे को। ये बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, जब आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में देखेंगे। बट शायद 8, 9, 10 में आपने बॉन्ड तो देखा होगा, एटम्स के बीच बॉन्ड। जब एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल, अगर आप, बॉन्ड का ये मतलब नहीं होता दो एटम्स के बीच में एक रॉड लगी हुई है, कोई रॉड वॉड नहीं लगी होती, वहां खाली जगह होती है उनके बीच, बट एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है, उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। बॉन्ड लेंथ पे क्या होता है, ये अगर एटम 1 है और ये एटम 2 है, क्या होता है, एटम 1 के इलेक्ट्रॉन एटम 2 के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, बट उसके इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल। इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट, बट इसके प्रोटॉन को क्या करते हैं, रिपेल। तो मतलब एटम्स और एक एटम और दूसरे एटम के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लगती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी लगती हैं। एटम 1, एटम 2, एटम 1 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, एटम 2 में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं। एटम 1 के इलेक्ट्रॉन एटम 2 के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उसके प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। एटम 1 के प्रोटॉन्स एटम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं और एटम 2 के प्रोटॉन्स को रिपेल करते हैं। तो दोनों फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं एटम्स के बीच। बॉन्ड लेंथ वो खास दूरी होती है जिस दूरी पे ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड की हो जाती हैं। समझ रहे हैं क्या। लेकिन अगर आपने एटम्स के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ से कम कराई तो क्या होगा, कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करने लगती हैं, रिपल्सिव। और अगर आपने एटम्स के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ से ज्यादा करवाई तो कौन सी फोर्स डोमिनेट करने लगती हैं, अट्रैक्ट। अब ऐसा क्यों होता है वो डिटेल में आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है और डिटेल में इस बारे में बात होती है कि ऐसा क्यों होता है। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स इज बॉन्ड लेंथ। उस इक्विलिब्रियम पे नेट अट्रैक्टिव इज इक्वल टू नेट रिपल्सिव ऑन अ एटम। बट एटम्स के बीच का गैप अगर बॉन्ड लेंथ से कम हो गया तो वापस बॉन्ड लेंथ जाना चाहते हैं तो रिपेल करने लगते हैं एक दूसरे को, और बॉन्ड लेंथ से ज्यादा हो गया तो अट्रैक्ट करने लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगती हैं। पूरा यही खेल चल रहा है बेटा यहाँ पे। नॉर्मल में क्या हो रहा था, नॉर्मल फोर्स के केस में एक एटम दूसरे एटम के नजदीक आ रहा था तो क्या करने लग गए थे वो एटम एक दूसरे को, रिपेल। अब क्या हो रहा है, एक एटम दूसरे एटम से दूर जा रहा है तो क्या करने लगेंगे एक दूसरे को, तो टेंशन फोर्स। सबसे पहली बात उसका नेचर क्या है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज ऑल्सो, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी चार्जेस की वजह से लग रही है बेटा। तो सबसे पहली बात उसका नेचर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा,
इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? बोथ नहीं। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कौन सी थी? नॉर्मल। और ये क्या है? ये क्या है? अट्रैक्टिव। यहां क्या हो रहा है? रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ाई जा रही है, तो वो क्या करने लग रहे हैं एक दूसरे को? अट्रैक्ट। तीसरी बात, डायरेक्शन क्या है उसकी? नॉर्मल की डायरेक्शन थी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, गोइंग इनसाइड द बॉडी, गोइंग इनसाइड द बॉडी। यहां पर सरफेस नहीं इन्वॉल्व होती है, टेंशन के केस में इन्वॉल्व होती है स्ट्रिंग, रस्सी। तो इस ब्लॉक पे इस रस्सी के द्वारा टेंशन लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी जरा देखिए भाई। जो इसका एटम है यहां, इस रस्सी का ये एटम उस एटम को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ या रिपेल कर रहा होगा? अट्रैक्टिव नेचर की है टेंशन। रिपेल क्यों करेगा? रिपेल कब करता? जब एटम्स के बीच की दूरी कम करवाते हैं एक्सटर्नल एजेंट। यहां एक्सटर्नल एजेंट एटम्स के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है, तो एटम्स क्या करने लगेंगे एक दूसरे को? अट्रैक्ट। तो बेटा ये वाला एटम इस वाले एटम को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो इस वाले एटम पे धक्का जो लगेगा वो राइट साइड को लगेगा, लेफ्ट साइड को? राइट साइड को। वहीं इस पर्सन को देखिए बेटा, इस पर्सन के हाथ में जो एटम्स हैं उसको रस्सी के एटम क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट या रिपेल? अरे अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स है ये। तो इस आदमी के हाथ में जो एटम्स हैं, ये एटम्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पर किस तरफ को धक्का लगेगा? लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट को। ध्यान से देखिए, ब्लॉक पे किस तरफ को धक्का लगा टेंशन का? राइट साइड को। और आदमी पे किस तरफ को धक्का लगा? लेफ्ट साइड को। अच्छा, केवल यही क्यों? आप एक काम करिए, रस्सी के किसी पोर्शन को इमेजिन करिए, रस्सी के किसी पोर्शन को इमेजिन करिए। अब ये वाला एटम जो है उस पोर्शन का, उसके लेफ्ट वाला एटम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर धक्का देगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाले एटम के द्वारा इस वाले एटम पे लेफ्ट को धक्का लगेगा। वहीं ये जो राइट बाउंड्री का एटम है, उसको राइट बाउंड्री के एटम के बाहर जो एटम है, वो ये वाला एटम इस वाले एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देख रहे हैं क्या? तो कोई मुझे बता पाएगा डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन देखें अगर टेंशन की, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम टेंशन देख रहे हैं, जैसे पर्सन पर टेंशन देख रहे थे, तो किस तरफ लग रही थी वो? लेफ्ट को। ब्लॉक पर टेंशन देख रहे थे तो किस तरफ लग रही थी? राइट को। ये पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग पे टेंशन देख रहे हैं, तो लेफ्ट वाले पार्टिकल पे लेफ्ट लेफ्ट को लग रही है टेंशन, और राइट वाले पार्टिकल पर राइट को लग रही है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो टेंशन की खासियत क्या है? टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही है? अवे फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी से दूर लग रही है या बॉडी के अंदर को लग रही है? बॉडी के दूर लग रही है। नॉर्मल कैसी लग रही थी याद करिए? अंदर घुस रही थी बॉडी के। टेंशन बॉडी के अंदर घुस रही है या बॉडी से बाहर जा रही है? बाहर जा रही है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नेचर की है। वही नॉर्मल कैसे नेचर की थी? रिपल्सिव।
नॉर्मल किस तरफ लग रही थी? बॉडी के अंदर घुस रही थी। नॉर्मल टेंशन किस तरफ लगेगी? आउटसाइड। तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। और ऐसा हो रहा है बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। आखिरी बात, मैग्नीट्यूड कैसा है इसका? मैग्नीट्यूड कैसा है इसका? जैसे इमेजिन करूं मैंने छत से एक रस्सी को फिक्स किया है। इमेजिन कर रहे हैं बेटा, ये रस्सी है, उसका एक एंड मैंने छत पे फिक्स कर रखा है, ऐसे छत से टंगी हुई है रस्सी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप इस पर चढ़ रहे हैं, पकड़ लिया आपने रस्सी को, छत से टंगी हुई थी, अब कूदे, रस्सी पकड़ लिया आपने, आप पर ग्रेविटी लग रही है, जमीन नीचे है, जमीन के कांटेक्ट में नहीं है आप, अब जमीन के कांटेक्ट में नहीं है, बट ग्रेविटी तो लग रही है अभी भी आप पर। आप जमीन के कांटेक्ट में हो या ना हो, किस तरफ लग रही है ग्रेविटी? लेकिन आप डाउनवर्ड जा नहीं रहे हैं, मतलब कोई फोर्स किस तरफ लग रही होगी आप पे? अपवर्ड। क्या वो फोर्स नॉर्मल है? नहीं, जमीन के तो कांटेक्ट में है नहीं आपके पाँव। तो अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपके हाथ के कांटेक्ट रस्सी से हैं, ग्रेविटी आपको नीचे ले जा रही है। एक तरीके से ग्रेविटी एटम्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ा रही है। तो आपके हाथ के जस्ट ऊपर का एटम आपके एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर धक्का देगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपके हाथ पर जो टेंशन लगेगी किस तरफ लगेगी? वो वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान से देखिए बेटा, टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ड्यू टू विच इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। अब बात आती है उसके मैग्नीट्यूड की। अगर इस आदमी का मास था 70 kg, तो ग्रेविटी लग रही थी 700 न्यूटन, और वो टंगा हुआ है वहां, तो टेंशन भी कितनी होगी? 700 न्यूटन। अब आपने इस आदमी पे कुछ मास डाल दिया, उसको एक बैग चढ़ा दिया, 5 kg का बैग चढ़ा दिया उसके कंधों पे। 70 kg पहले से उसका मास था, 5 kg का बैग चढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया ग्रेविटी? 750 न्यूटन। लेकिन अभी भी आप टंगे हुए हैं, तो टेंशन कितनी होगी? 750 न्यूटन। जब बैग नहीं था आपके कंधों पे तब टेंशन कितनी थी? 700। जब बैग आ गया तो टेंशन बढ़ के कितनी हो गई? 750। जब तक कि रस्सी टूट नहीं जाती, क्योंकि रस्सी के भी झेलने की लिमिट होगी। रस्सी में टेंशन एक वैल्यू से ज्यादा होगी तो रस्सी क्या हो सकती है? टूट सकती है। तो कोई बताएगा बेटा मुझे, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फोर्स? क्या वो एक फिक्स वैल्यू लग रहा है? कितना? नहीं, इट विल बी सेल्फ एडजस्ट। जैसे नॉर्मल थी, नॉर्मल भी क्या थी? सेल्फ एडजस्टिंग। तो टेंशन भी कैसी है बेटा? सेल्फ एडजस्ट। टेंशन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग। ये सिमिलैरिटी है टेंशन और नॉर्मल में। दूसरी सिमिलैरिटी थी, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की थी, लेकिन डिफरेंसेस थे बहुत बड़े। नॉर्मल कैसी थी? रिपल्सिव। टेंशन कैसी है? अट्रैक्टिव। नॉर्मल लगती थी इनसाइड द बॉडी और टेंशन लगती है अवे फ्रॉम द बॉडी, बट दोनों की दोनों सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब समझ रहे हैं? वो कभी 5 न्यूटन भी हो सकती है, 10 न्यूटन भी हो सकती है, 50 न्यूटन भी हो सकती है, 100 न्यूटन भी हो सकती है, कितनी भी वैल्यू एक्वायर कर सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन।
समझे क्या? तीन फोर्सेस की बात कर रहे हैं बेटा हम। नाम बोलिए उन तीन फोर्सेस के। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ नॉर्मल, फोर्स ऑफ टेंशन। इसमें ग्रेविटी का नेचर क्या है? ग्रेविटेशनल। नॉर्मल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल की बात करिए, नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है? इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इनसाइड द बॉडी। और मैग्नीट्यूड क्या होता है नॉर्मल का? सेल्फ एडजस्टिंग। टेंशन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। डायरेक्शन क्या होती है टेंशन की? अवे फ्रॉम द बॉडी। मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्ट। ये समझे क्या? तीनों फोर्सेस समझे बेटा? बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं कुछ टाइम में हम इनको। और आज की क्लास एंड करेंगे बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सुना तो सबने होगा। नाम सुना नहीं सुना इसका? रट्टा भी मारा होगा। बोलिए। फॉर एवरी, नहीं पढ़ा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। खत्म। इतना ही रट्टा मारा है। तो ये कंप्लीट न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है जितना आपने अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? जो आपने पढ़ा है एक बार लिखे उसको। फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, बोलिए बेटा आगे। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. बस इतना ही पढ़ा है ना अभी तक आपने? बट दिस इज इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट है बेटा। पूरा न्यूटन थर्ड लॉ सीखेंगे आज। कंप्लीट न्यूटन थर्ड लॉ सीखेंगे। बट उससे पहले मुझे बताइए व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन? ये वर्ड्स क्या है फिजिकली? व्हाट इज एन एक्शन एंड व्हाट इज अ रिएक्शन? बट है क्या? एक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? रिएक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? या किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन? हाँ, इसको फोर्स। एक्शन इज अ फोर्स एंड रिएक्शन इज ऑल्सो अ, एक्शन इज अ फोर्स एंड रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। दोनों फोर्सेस है बेटा, एक्शन रिएक्शन। क्या बोल रहा है न्यूटन थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब वो बोल रहा है कि जितना मैग्नीट्यूड पहली फोर्स का होगा, एक्शन फोर्स का होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड रिएक्शन फोर्स का भी होगा। बट बट उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। यही तो बोल रहा है वो। अब इक्वल मतलब इक्वल इन व्हाट? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एंड अपोजिट का मतलब अपोजिट इन व्हाट? अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हो सकता है अभी तक आपने यहीं तक पढ़ा हो, बट दिस इज नॉट कंप्लीट न्यूटन थर्ड लॉ। कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट को। कंप्लीट स्टेटमेंट है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विथ एक्शन एंड रिएक्शन, with action and reaction acting, with action and reaction acting, with action and reaction acting on different bodies, with action and reaction acting on different bodies.
and both must be of same nature, but both must be of same nature. मतलब एक्शन का जो नेचर होगा रिएक्शन का भी वही नेचर होना चाहिए. मतलब अगर ए ने बी पर एक्शन लगाया, तो बी ए पर रिएक्शन लगाएगा. रिएक्शन का मैग्नीट्यूड एक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और रिएक्शन और एक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो. मतलब एक तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ये बोल रहा है, ए ने बी को अट्रैक्ट किया, तो बी भी ए को अट्रैक्ट करेगी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स से. ए ने बी को रिपेल किया, तो बी भी ए को रिपेल करेगी विथ सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स से. If action is applied by A on B, then reaction must be applied by B on A. नोट करेंगे इस लाइन को. If action is applied by A on B, then reaction must be applied by B on A. If action is applied by A on B, then reaction must be applied by B on A. अब ये मैं बोल तो रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आएगी तब आप भूल जाएंगे. जैसे इज नॉर्मल फोर्स थर्ड लॉ पेयर ऑफ ग्रेविटी. जो एग्जाम्पल हम लेते आए हैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं. मैं जमीन पे खड़ा हूं, मेरा मास है फॉर एग्जाम्पल 70 kg. तो ग्रेविटी लग रही है मुझ पर वर्टिकली डाउनवर्ड. कितनी लग रही है ग्रेविटी मुझ पर वर्टिकली डाउनवर्ड? 700 न्यूटन. ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बट मैं जमीन के अंदर घुस नहीं रहा हूं, तो मुझ पे क्या लग रहा होगा जमीन से? नॉर्मल. कितना लग रहा होगा वो भी? 700 न्यूटन लग रहा होगा. ग्रेविटी लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड मुझ पे, नॉर्मल लग रही है वर्टिकली अपवर्ड मुझ पे. ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, है नहीं है? और डायरेक्शन में अपोजिट भी है. तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर. इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर, या दूसरा नाम होता है थर्ड लॉ पेयर. तो सवाल है, इज नॉर्मल फोर्स थर्ड लॉ पेयर ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी लग रही है 700 न्यूटन, नॉर्मल भी लग गई 700 न्यूटन. दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो क्या ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर हैं?
क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? हाँ, जवाब है नहीं। अब ये मिसकंसेप्शन आप बचपन से कैरी करते हुए आते हैं, बहुत बार मैंने देखा स्कूल में भी गलत पढ़ाते हैं ये। इन दोनों को थर्ड लॉ पेयर बोल देते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सरासर गलत है। नॉर्मल इज नॉट थर्ड लॉ पेयर ऑफ ग्रेविटी। पहली बात, ग्रेविटी और नॉर्मल दोनों मुझ पे ही लग रहे हैं। थर्ड लॉ पेयर फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगनी चाहिए। ए ने बी पर लगाया है एक्शन, तो रिएक्शन कौन किस पे लगाएगा? बी ए पर। मतलब एक्शन लगा बी पर तो रिएक्शन लगा ए पर। भले ही ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, अपोजिट डायरेक्शन की भी हैं, बट क्या इतना होना काफी है थर्ड लॉ पेयर फोर्सेस होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट थर्ड लॉ पेयर फोर्सेस। थर्ड लॉ फोर्सेस cannot act on same object. They must act on different objects and both must be of same nature. Gravity is gravitational, normal is electromagnetic. ग्रेविटेशनल फोर्स का थर्ड लॉ पेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल फोर्स का थर्ड लॉ पेयर ग्रेविटेशनल ही होगी और नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल ही होगा। तो सवाल उठता है भाई, हर एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है, यही बोल रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसको अगर मैं एक्शन बोलूं तो सवाल है इसकी रिएक्शन फोर्स कौन सी है? हाँ, ग्रेविटी, जो मुझ पर ग्रेविटी लग रही है उसको मैं एक्शन बोलूं तो इसकी रिएक्शन फोर्स कौन सी है? क्या ये है उसकी रिएक्शन फोर्स? नहीं। तो बेटा ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, मैं बोल तो रहा हूं ये सारी बातें, बट जब आप अप्लाई करने की बारी आएगी भूल जाएंगे। इफ action is applied by A on B, then reaction will be applied by B on A. तो ध्यान दीजिए कौन किस पर फोर्स लगा रहा है। ये जो ग्रेविटी है, मुझ पर जो ग्रेविटी लग रही है, किसने लगाई मुझ पर? किसने लगाई मुझ पर? एंटायर अर्थ ने। इस एक्शन का थर्ड लॉ पेयर कौन किस पर लगाएगा? फिर से सुनिए, मुझ पर ग्रेविटी किसने लगाई? अर्थ मत बोलिए, एंटायर अर्थ बोलिए। मुझ पर ग्रेविटी किसने लगाई? एंटायर अर्थ ने। तो इसका थर्ड लॉ पेयर कौन किस पर लगाएगा? मैं लगाऊंगा एंटायर अर्थ पे। बी ने ए पर एक्शन लगाया तो रिएक्शन ए बी पर लगाएगा। तो एंटायर अर्थ मुझे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है बाई फोर्स mg। तो इसका थर्ड लॉ पेयर कौन किस पर लगाएगा? मैं लगाऊंगा एंटायर अर्थ पे। तो मैं एंटायर अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा हूंगा विथ फोर्स mg। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एंटायर अर्थ ने मुझ पर लगाई। इसका थर्ड लॉ पेयर मैं लगाऊंगा एंटायर अर्थ पे। मतलब अर्थ मुझे अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है तो मैं भी अर्थ के सेंटर को अपनी तरफ खींच रहा हूं। हाँ, लेकिन मूव मैं करूंगा ज्यादा, अर्थ मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। जब इसको एक्सेलरेशन के लिए कैपिटल एम से डिवाइड करूंगा तो मेरा, और अपने एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल एम से डिवाइड करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन तो स्मॉल जी आ जाएगा, बट एंटायर अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा।
तो ग्रेविटेशनल का थर्ड लॉ पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी। ग्रेविटेशनल का थर्ड लॉ पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी, नॉर्मल नहीं हो सकती। तो अब सवाल है, तो इस ग्रेविटी का थर्ड लॉ पेयर अर्थ पर लगने वाली ग्रेविटी थी। अब इस नॉर्मल को देखिए, ये नॉर्मल किसने लगाई मुझ पर? नॉर्मल किसने लगाई मुझ पर? किसने लगाई? एंटायर अर्थ ने नहीं लगाई नॉर्मल मुझ पे। नॉर्मल केवल उन मॉलिक्यूल्स ने लगाई जो मेरे पांव के कांटेक्ट में है, उन्होंने मुझ पर ऊपर की तरफ को लगाई नॉर्मल। तो इसका थर्ड लॉ पेयर कौन किस पर लगाएगा? मेरे पांव के मॉलिक्यूल्स जमीन के मॉलिक्यूल्स पे जो कांटेक्ट में है। किस तरफ लगेगा इसका थर्ड लॉ पेयर? भाई ये जमीन मुझको, मेरे पांव को ऊपर की तरफ को धक्का दे रही है, तो मेरे पांव भी तो इस जमीन को नीचे की तरफ को धक्का दे रहे हैं। तो इस नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल ही है। ये नॉर्मल किसने किस पर लगाया? जमीन ने, ग्राउंड ने मुझ पर लगाया। ग्राउंड और अर्थ में अंतर समझिए। ग्राउंड केवल इतना पोर्शन है, ग्राउंड, अर्थ एंटायर अर्थ है। तो नॉर्मल किसने किस पर लगाया बेटा? ग्राउंड ने मेरे पांव पर लगाया। तो इसका थर्ड लॉ पेयर, मेरे पांव ग्राउंड पे लगा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ग्रेविटी का थर्ड लॉ पेयर ग्रेविटी है, एंड नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मली होगा। टेंशन का थर्ड लॉ पेयर टेंशन ही होगी। फ्रिक्शन की थर्ड लॉ पेयर फ्रिक्शन ही होगी। स्प्रिंग फोर्स की थर्ड लॉ पेयर स्प्रिंग फोर्स ही होगी। पूरा एंटायरिटी में समझिए बेटा न्यूटन थर्ड लॉ। केवल एक स्टेटमेंट काफी नहीं है न्यूटन थर्ड लॉ के लिए, उसको कंप्लीट करिए। क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। बल्कि इतना लंबा याद रखने की जगह और सिंप्लीफाई करें तो इफ ए अप्लाइज एक्शन ऑन बी, then reaction will be applied by B on A of equal magnitude and opposite direction. या और शॉर्ट करें तो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। हर फोर्स की जोड़ीदार फोर्स होती है। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स and they must act on the two different bodies, and they must act on two different bodies. गाल और हाथ में जब कांटेक्ट हो रहा है तो हाथ से गाल पर अगर एक्शन है तो गाल से हाथ पर भी लग रहा है क्या? रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, but action and reaction acting on different objects, अलग अलग बॉडी पे लगेगा। ए ने बी पर एक्शन लगाया तो बी ए पर रिएक्शन लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा क्या नॉर्मल और ग्रेविटी थर्ड लॉ पेयर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकते। ग्रेविटी का थर्ड लॉ पेयर ग्रेविटी ही होगी और नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल ही होगा। तो मुझ पर लगने वाली ग्रेविटी का थर्ड लॉ पेयर मैं लगा रहा हूं एंटायर अर्थ पे, और मुझ पर लगने वाले नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर मैं लगा रहा हूं ग्राउंड पे। समझे? आया कुछ दिमाग में? तो बेटा ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन थर्ड लॉ
बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है वो समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, केवल रट्टा मारने से नहीं समझेंगे न्यूटन थर्ड लॉ कि आपने एक लाइन या 2 लाइनें याद कर ली और न्यूटन थर्ड लॉ आ गया। डेप्थ में जाइए न्यूटन थर्ड लॉ की, तब जाके अप्लाई कर पाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ को सही से। अपने आसपास देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, सोचने की कोशिश करिए इस फोर्स की थर्ड लॉ पेयर फोर्स कौन सी है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है, उससे आगे भी है ना कहानी। तो पूरी कहानी समझिए न्यूटन थर्ड लॉ की। तो कल एप्लीकेशन करेंगे इनका।